हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, करंट अफेयर्स कर रहे हैं फिलहाल हम इसमें, और मैप के थ्रू लर्न करने की कोशिश करते हैं। आज मैप नहीं करेंगे, लेकिन विश्वास रखिएगा जो भी पढ़ेंगे वो लर्न हो जाएगा। ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में जो पूछे जाते हैं, अगर आपने पहले पेपर देखा है और आपने पीवाईक्यूज देखे हैं तो आपको पता है कि कुछ वन लाइनर्स भी आते हैं, कुछ थोड़ा सा स्टेटमेंट में भी पूछ लेते हैं, लेकिन हमको करना सब पड़ेगा क्योंकि लगभग लगभग ऑन एन एवरेज 30-32 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। ठीक है, तो वन लाइनर्स को भी हम एकदम हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि वो यूपीपीसीएस का पैटर्न है, वो हमको कवर करना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारा उसी क्रम में एक वीडियो है, एंड ये आपको फॉलो करना है करंट अफेयर्स के लिए। साथ में टेलीग्राम चैनल, अगर आपने इतना कर लिया तो आपके करंट अफेयर्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, एंड अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए देख लेते हैं आज। देखिए, कुछ करंट अफेयर्स ऐसे हो सकते हैं जो हम ऑलरेडी मैप वगैरह के थ्रू या फिर टेलीग्राम में आप कर चुके हो, तो वो रिपीटेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं होगी। जो 2-4 बहुत ही फालतू के करंट अफेयर्स हैं जो मुझे पता है नहीं पूछे जाते हैं, उसी को हमने स्किप किया है। अदरवाइज हमने सारी चीजों को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है जो हम घटना साथ जान से जून कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पता है मंथली करंट अफेयर्स मिलेंगे, तो फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। फिलहाल जियो प्लेटफॉर्म ने क्या किया है, इंडिया में उपग्रह संचार यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है, इसको शुरू करने के लिए इन स्पेस ने इसको मंजूरी दे दी है। तो इन स्पेस ने किसको मंजूरी दी है? जियो प्लेटफॉर्म को मंजूरी दी है, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से संबंधित। अब जियो ही कम्युनिकेशन को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो उपग्रह संचार से संबंधित जो इन स्पेस ने मंजूरी दी है वो किसको दी है? जियो को दी है। तो ये हम जियो से रिलेट कर सकते हैं बात को और याद रख सकते हैं। डेब्रिस फ्री स्पेस, इंडिया का क्या लक्ष्य है? यानी कि जो आप स्पेस में अगर देखें तो बहुत सारे सैटेलाइट्स वगैरह भेजे जा रहे हैं निरंतर, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, वहां पर भी कूड़ा करकट जो है वो जमा होता जा रहा है। तो इंडिया ने जो डेब्रिस फ्री स्पेस का लक्ष्य रखा है, ये कब तक रखा है? ये रखा है 2030 तक। डेब्रिस की हिंदी क्या हो गई? मलबा बोल सकते हैं, या फिर जो अवशेष रह जाते हैं, टूटे हुए टुकड़े वगैरह, उससे मुक्ति पाने का 2030 तक का लक्ष्य है। तो ये हमको थोड़ा सा याद रखना है, 2030 तक के लिए रखा है। ये वाला मैंने शेयर किया था टाटा एआईजी का, ये अपने आप में थोड़ी सी नई चीज है, इसलिए देख लीजिए इसको। टाटा एआईजी ने सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस दिया है। ये होगा क्या? ये पूरी तरीके से इंश्योर कर दिया जाएगा। अब कैसे ये वर्क करेगा उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, तो सरकार के द्वारा प्रयास क्या किया जा रहा है कि स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए और ज्यादा कंपनियां प्राइवेट सेक्टर स्पेस सेक्टर को में इन्वॉल्व हो। ठीक है, अब ये जो इंश्योरेंस है थोड़ा सा हमें डराता है, थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें थर्ड पार्टी हम लोग इंश्योरेंस अपनी गाड़ियों का भी करवाते हैं, तो हमें कई बार पता नहीं होता। फर्स्ट पार्टी क्या होती है? जो इंश्योर्ड मेंबर होता है, जो पॉलिसी होल्डर होता है, वो होता है फर्स्ट पार्टी। जो हमें इंश्योरेंस दे रही है वो हो गई सेकेंड पार्टी। और थर्ड पार्टी, यदि हमारी गाड़ी का अनफॉर्चुनेटली या कैसे भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तीसरे इंसान का हमारी गाड़ी से, तो उससे संबंधित इंश्योरेंस जो है, उसको जो भी प्रॉब्लम होगी उससे संबंधित ये वाले जो है कंपनी जो है, ये हमारी तरफ से थोड़ा सा बियर करेगी। तो सिमिलर लाइंस में टाटा एआईजी ने क्या किया है कि थर्ड पार्टी बॉडीली इंजरी होने पर, प्रॉपर्टी डैमेज होने के इवेंट में ये इन्होंने इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है। तो टाटा एआईजी अपनी तरह का पहला है। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर पहली अपने आप में नई अनोखी होती है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम इसको यहाँ पर देख लेंगे। ये मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये वाले पॉइंट देखो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है, लेकिन क्योंकि चंद्रयान मिशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, चंद्रयान 4 भी आ रहा है, तो सारी चीजें हमारे लिए चंद्रयान से संबंधित इंपॉर्टेंट है, इसलिए केवल यहाँ पर ऐड कर दिया है। एक मरीन टार्डीग्रेड यानी कि एक जल भालू है जिसको डिस्कवर किया गया है, उसको चंद्रयान 3 के नाम पर उसका चंद्रायनी, बैटलिप्स चंद्रायनी नाम रखा गया है, बस। अदरवाइज ये क्वेश्चंस नहीं आते। फिर टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, ये फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या है, इसने क्या किया है? TSAT-1A को लॉन्च किया है कैनेडी स्पेस स्टेशन से, फ्लोरिडा से। फ्लोरिडा यानी कि यूएस का जो कैनेडी स्पेस स्टेशन है ये है फ्लोरिडा में, और ये स्पेस एक्स जो एलॉन मस्क की कंपनी है, इसके फाल्कन 9 रॉकेट से इसको TSAT-1A को लॉन्च किया गया है। तो टाटा ने कुल मिलाकर अपनी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की है। कहां से की है? फ्लोरिडा में की है, कैनेडी स्पेस स्टेशन से, और फाल्कन 9 रॉकेट से करी है, जो कि स्पेस एक्स का है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस याद रखना है कि टाटा ने ये काम किया है, राइट।
तो जो ये प्राइवेट कंपनी है भारत की, ये लॉन्च की है इन्होंने सैटेलाइट, लेकिन इन्होंने करी कहाँ से है? इन्होंने करी है लॉन्च यूएस से, ठीक है। और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, बस, ज्यादा इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं जानने की जरूरत है। उसके बाद अगला देख लेते हैं। देखो, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो हुई हमारी, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? इसको हिंदी में कहेंगे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ठीक है, या फिर पृथ्वी सुदूर संवेदन उपग्रह, राइट। ये हो गया, हिंदी हो गई इसकी। अब एक 3D प्रिंटेड रॉकेट जो है इसरो ने, ये भी हम देख चुके हैं वैसे, मुझे लग रहा है इसरो ने एग्रीमेंट किया है विप्रो के साथ, ठीक है। तो इसरो के 2-4 चीजें स्पेस वाली हम देख रहे हैं, तो हमको सारी स्पेस की चीजें एक साथ मिल गई हैं। विप्रो ने इसरो के साथ एग्रीमेंट किया है 3D प्रिंटेड रॉकेट में, ठीक है। तो विप्रो ने किया है, वाइप कर देंगे जो भी प्रिंटिंग है उसको, पूरा वाइप कर देंगे। वाइप करना मिटाना होता है ना, वाइप कर देंगे प्रिंटेड, तो 3D प्रिंटेड रॉकेट को याद रखना। अब अगली जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सुनीता विलियम्स से संबंधित। एक हमने याद आया कि हमने बैंगलोर में देखा था एक बोइंग इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग से संबंधित, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उसको इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। तो फिर हमने एक बोइंग सुकन्या करके स्कीम भी देखी थी, जिसके माध्यम से महिलाओं का इस क्षेत्र में, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यही बोइंग जो कंपनी है, इसका एक बोइंग स्टारलाइनर मिशन है, जिसमें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो है, ये दोनों लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजे गए थे, ठीक है। लेकिन इनको भेजा गया था कुछ ही दिनों के लिए, और अब ये लोग वहां पर फंस गए हैं, क्योंकि ऐसा नासा का ये मानना है कि जो स्पेस क्राफ्ट है वो, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन की हम उम्मीद कर सकते हैं। बोइंग स्टारलाइनर मिशन, ठीक है, पहले तो हमको ये याद रखना है ये इन दोनों लोगों से संबंधित है। देखिए यहाँ पर जो बोइंग कंपनी है, बोइंग कंपनी समझ गए, स्टारलाइनर वो स्पेसक्राफ्ट होते हैं जिसके माध्यम से स्पेस में भेजा जाता है एस्ट्रोनॉट्स को, ठीक है। तो उसको स्टारलाइनर हो गया, तो बोइंग स्टारलाइनर मिशन था। बेसिकली इसमें हीलियम लीक की प्रॉब्लम हो गई। जून 2025 में इनको भेजा गया है, और कहा जा रहा है कि अब इनका जो स्टे है वहां पर वो एक्सटेंड हो सकता है फरवरी 2025 तक, सॉरी जून 2024 में भेजा गया है, और 25 तक, फरवरी के महीने तक एक्सटेंड हो सकता है। तो हीलियम लीक की समस्या है, सुनीता विलियम्स उसमें फंस गई है, ये हम सबको पता है, लेकिन इनके साथी कौन है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार हमको लगता है ये इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है, इसको पढ़ लो, तो जो इसमें इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही जनरल चीज होगी वो नहीं पूछेंगे, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक से थोड़ा सा घुमाकर पूछ देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होता है। तो इनके साथ कौन है? बुच विल्मोर। ये 3rd टाइम है सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इनको भेजा गया था, ठीक है। और ये इस तरीके का अपना बोइंग का पहला मिशन है, ठीक है, स्पेस में इस तरीके का पहला मिशन है। ये हमने देख लिया, अगला देख लेते हैं। अब इसरो की एक और न्यूज आ गई है, क्या है? GSLV F-14, या फिर इसी का नाम क्या है, इनसैट 3DS, वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर से संबंधित सैटेलाइट है, इसको इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो बस इसका नाम लर्न कर लेना। चैंग अपने आप ही समझ में आ जाता है, चाइना का है, और ये चाइना का मून मिशन है, ठीक है। तो ये हमने साइंस वाला देख लिया है। एक बार जल्दी से ऊपर से देख लेते हैं। एक हमारा जियो प्लेटफॉर्म, बात करने वाली कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन स्पेस ने इसको मंजूरी दे दी है कि ये अपनी सर्विसेज शुरू कर सकता है। डेब्रिस फ्री कब से करना है? 2030 तक पूरा मलबा वलबा हटा दो, ठीक है। उसके बाद जिंदगी में भी 30 साल की उम्र तक सारे जो भी सियापे होते हैं उनको, सारे अवशिष्टों को खत्म कर देना चाहिए। तो उस हिसाब से लर्न कर सकते हो, सिर्फ लर्न करने के लिए बताइए। टाटा AIG का समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं, और ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चंद्रयान 3 के नाम पर रखा गया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इनका TSAT सैटेलाइट स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करने गए थे। एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। 3D रॉकेट को वाइप करने के लिए विप्रो ने इसरो के साथ अग्रीमेंट किया है। सुनीता विलियम्स बुच विल्मोर के साथ गई हैं बोइंग स्टारलाइनर मिशन में, जिसमें हीलियम लीक की बात हो गई और वो वापस नहीं आ पाई। GSLV F-14 इनसैट 3DS जो ये मिशन है, ये वेदर फोरकास्टिंग से संबंधित है, इसरो ने लॉन्च किया है। चैंग क्या है? ये एक चाइना का मून मिशन, ये मुझे लर्न कराने की जरूरत नहीं है। आर्टेमिस अकॉर्ड, इसमें रिसेंटली क्या हुआ है, पेरू और स्लोवाकिया
अब मुझे ये बताओ, स्लोवाकिया की मैंने वो लर्न करवाई थी कैपिटल, ठीक है, और स्लोवाकिया को हमने एक जगह और कहाँ पढ़ा था, एक सिन के बाद स्लोवाकिया आ गया था, जिन्होंने उन कंट्रीज की लिस्ट में इसको देखा था जब हमने पैलेस्तीन को किसने किसने मान्यता दी। तो स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे और स्लोवाकिया स्लोली स्लोली आ गया था, जबकि नॉर्वे पहला था जिसने दी थी। ठीक है, तो इस तरीके से रिवाइज करते रहा करो ताकि हम कभी भी भूले नहीं, क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक 100% चांसेस हैं भूल जाओगे। एक बार में चीजें कभी भी लर्न नहीं होती। ठीक है, तो आर्टेमिस अकॉर्ड को किसने किसने ज्वाइन किया था, पेरू और स्लोवाकिया ने ज्वाइन किया था। देन ये बेसिकली है क्या वो भी देख लेते हैं। तो आर्टेमिस अकॉर्ड जो है ये स्टैब्लिश किया गया है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और नासा के द्वारा, और इसके 7 फाउंडिंग मेंबर्स हैं आर्टेमिस अकॉर्ड के। 7 फाउंडिंग मेंबर्स में कौन कौन आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई और यूके। ठीक है, ये सब मिलकर 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। ये क्या करेंगे आर्टेमिस अकॉर्ड, बेसिकली जो हमारा आउटर स्पेस है, जो भी हम मिशन आउटर स्पेस में भेजते हैं उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स निर्धारित कर दिए गए थे इसके माध्यम से, ताकि उसका उल्लंघन ना किया जाए और उसको सब लोग फॉलो करें। ठीक है, तो 7 जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं कौन कौन है, इसको कैसे लर्न कर सकते हैं ये देख लेते हैं। देखिए, ये मैंने बोला है 7 मेंबर्स, ये बेसिकली 8 मेंबर्स होंगे। 7 फाउंडिंग मेंबर्स के साथ यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट और नासा ने शुरू किया, तो मतलब 8 हो गए। देखो, सबसे पहले तो हमको आर्टेमिस अकॉर्ड संबंधित किससे हो गया, आउटर स्पेस से रिलेटेड हो गया। इससे पहले आउटर स्पेस से संबंधित जो ट्रीटी थी वो 1967 में थी। ठीक है, उसके बाद इसको साइन किया गया है 2020 में। ठीक है, अब यूएई, यूएस और यूके, यही है मेनली 3 यू से नाम वाले देश, ये तीनों इसके हिस्से हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्टेमिस अकॉर्ड है तो हम शुरू कर रहे हैं ए से, ऑस्ट्रेलिया आ गया है इसमें। ठीक है, उसके बाद अकॉर्ड में सी आ रहा है, तो थोड़ा सा याद कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, अकॉर्ड, कनाडा, आई, ACI, आई से क्या हो गया, इटली, ACI हो गया, यू वाले 3 हो गए और ये हो गए हमारे 3। ठीक है, तो अब बचा कौन, अब बचे हमारे एल और जे। एल लर्न कर लो, जे और एल। जे से हो गया जापान, एल से हो गया लग्जमबर्ग। ठीक है, रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी अनाउंस किया गया है कि आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हमारे ये सारे हो गए। फिर से देख लेते हैं एक बार। तो यू से यूएस, यूएई और यूके, ये हो गए। देखो, यहाँ पर वैसे हम यूएई की कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया और यूएई साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन आर्टेमिस अकॉर्ड को सऊदी अरेबिया ने नहीं ज्वाइन किया है, तो ध्यान रखिएगा। तो अकॉर्ड, आर्टेमिस अकॉर्ड, कौन कौन है ये, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ठीक है, उसके बाद ACI, आई से हो गया इटली, अभी इंडिया ने सिर्फ अनाउंस किया है। उसके बाद JL, जापान और लग्जमबर्ग। एल से लग्जमबर्ग याद रखना, क्योंकि लग्जमबर्ग थोड़ा सा डिफरेंट कंट्री है जो हम जल्दी जल्दी ऐसे नहीं देखते। हो गया इतना। चलो अगला देख लेते हैं। अगला ये जो पॉइंट है, फ्लोट रेलवे सिस्टम मून पर विकसित कौन कर रहा है, नासा विकसित कर रहा है। कोई भी नई और अनोखी चीज होगी सबसे पहले नासा के द्वारा की जाती है। देखिए, अभी रिसेंटली अगर आप लोगों ने एक इंटरव्यू देखा होगा, जो इसरो के चीफ है सोमनाथ नाम है शायद उनका, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, S सोमनाथ शायद नाम है उनका, एक इंटरव्यू देखा तो उसमें उन्होंने बोला क्या, उन्होंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं कि हम चले जाएंगे मून पे, मिनरल्स ले आएंगे, ये ले आएंगे तो कंट्रीज का बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन लाओगे कैसे। अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी तो नहीं है ना कि हम मिनरल्स, ऐसा तो है नहीं कोई रोबोट एक उठाकर ले आएगा। पता चले हम इतना अरबों खरबों रुपया भी लगा रहे हैं और आ रहा है पिद्दू सा, ठीक है, जरा सा, तो फिर फायदा क्या होगा। तो वो वाली जो टेक्नोलॉजी है, उसके बाद ही मैंने ये करंट अफेयर देखा था कि फ्लोट रेलवे सिस्टम एक तरीके से वहां से सामान लाने की कोशिश की जाएगी, तो वो टेक्नोलॉजी नासा विकसित कर रहा है। वरना चाहे वहां पर जितने भी मिनरल्स हों, जब तक हम उसको पृथ्वी पर नहीं ला सकते तब तक हम करेंगे क्या। अगर हम कोई भी एस्टेरॉइड, कॉमेट कुछ भी देखते हैं, हम कहते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स है, लेकिन क्या होगा, कुछ हो सकता है क्या। तो ये टेक्नोलॉजी तो इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। तो कुल मिलाकर ये वाली बात मैंने यहाँ बता दी, सबकी डिटेल नहीं देखनी। एक प्री फायर मिशन है, ये भी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। साउथ कोरिया ने कहा है 2045 तक मार्स में उसको पहुंचना है। कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी, ये नासा का क्या फुल फॉर्म है,
इसरो का क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। रॉसकॉस्मोस ये किसकी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सारी स्पेस एजेंसीज हैं, ये नासा आपको पता है, रॉसकॉस्मोस रशिया की है, इसरो भारत की है, ठीक है। तो वैसे ही एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कोरिया का है, 2045 तक मार्स में पहुंचेंगे। साउथ कोरिया 2045 तक इसने मिशन रखा है, राइट। अगला क्या है, अगला पॉइंट आ जाता है हमारा इंट्यूटिव मशीन ओडेसिस लैंडर साउथ पोल पर पहुंचा है, मून के साउथ पोल पर पहुंचा, और ये प्राइवेट कंपनी है, किसकी, यूएस की। तो यूएस में भी प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहां पर एक इंट्यूटिव मशीन की ओडेसिस लैंडर है, इसने साउथ पोल पर पहुंचाया है, मून के साउथ पोल पर अपने लैंडर को पहुंचा दिया है, ठीक है। चंद्रयान 3 के द्वारा भी किया गया था ये, तो हमारे लिए थोड़ा सा देखने वाली चीज है। उसके बाद जापान ने क्या किया है, मून में शियोली क्रेटर पे सॉफ्ट लैंडिंग करी है, और ऐसा करने वाला जापान कौन बन गया है, 5वां देश बन गया है। सॉफ्ट लैंडिंग हमने कब करी थी, हम कौन से देश थे, हम थे चौथे। 5वां कौन बन गया है, जापान। जापान का पड़ोसी साउथ कोरिया अभी मार्स की बात कर रहा है, उसको मून में अभी इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो कह रहा है 2045 तक मार्स पे पहुंचे, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे कहानी बनाकर लर्न किया करो ताकि याद रहे, अदरवाइज सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। चंद्रयान 3 जो था, इसको जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड दिया गया है, जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए दिया जाता है। क्या दिया गया, जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड। तो जॉन जैक करके जो अवार्ड है वो किसको मिला है, चंद्रयान 3 को, ठीक है। पूरा एक एक वर्ड नहीं लर्न करना, एक स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अवार्ड है, वो इसको दिया गया है, ठीक है। तो ये वाले एक बार देख लें। चैंग तक तो देख ही चुके थे, आर्टेमिस अकॉर्ड हमने देख लिया है, पेरू और स्लोवाकिया ने नया ज्वाइन किया है, और 8 जो मेंबर्स हैं वो भी हम देख चुके हैं। फ्लोट रेलवे सिस्टम नासा का हो गया, प्रीफायर मिशन भी इसी का हो गया। साउथ कोरिया 2045 तक मार्स पे जाने की बात कर रहा है। इंट्यूटिव मशीन का ओडिसी लैंडर जो है ये साउथ पोल में, मून के साउथ पोल पर पहुंच गया है, प्राइवेट कंपनी है। जापान क्या कह रहा है, जापान ने कर ली है सॉफ्ट लैंडिंग और 5वां देश बन गया है ऐसा करने वाला। इनके मून मिशन का नाम क्या है, स्नाइपर मून मिशन किसका है, जापान का। चंद्रयान 3 को जॉन एंड जैक, ठीक है, बचपन पढ़ते थे जैक एंड जिल, कुछ ऐसे लर्न कर लो। जैक एंड जिल को चंद्रयान 3 को ये पुरस्कार दिया गया, राइट। थोड़ा सा अब हम और देखेंगे, अभी कुछ लोग हैं ये जो न्यूज में रहे हैं, वैसे तो हमने बहुत सारे लोगों को मैप के थ्रू कर लिया है, कुछ एक आधे एक्स्ट्रा है, उनको देख लेते हैं। देखो, अब एक फिर से माउंट एवरेस्ट की बात आ गई है। माउंट एवरेस्ट में यंगेस्ट क्लाइंबर बन गई है काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। ओल्डेस्ट कौन थी, जो ओल्डेस्ट माउंट एवरेस्ट पे गई थी, ज्योति रात्रे, याद आया, 55 वर्ष की थी, रात रात में जलती थी, ठीक है। एक सत्यदीप गुप्ता भी थे, ठीक है। एक लोग और थे जिसको याद है, सब सारे जितने भी हमने माउंट एवरेस्ट से क्लाइंबिंग से संबंधित किए हैं वो चीजें एक जगह लिख कर बताइएगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगी। वैसे तो मैं क्वेश्चंस नहीं पूछती हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करीना कपूर खान, इनको यूनिसेफ का नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है। अगर आप थोड़ा बहुत भी इंस्टाग्राम में यूनिसेफ को फॉलो करते हैं या फिर यूट्यूब में फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे वहां पर आपको करीना कपूर परमानेंट दिखेंगी, ठीक है। तो नेशनल एम्बेसडर है, इसीलिए दिखेगी। उसके बाद एक है मुनीब अमीन भट्ट, इनको नासा का हॉल ऑफ फेम अवार्ड मिला है, कश्मीर की है, साउथ कश्मीर की, मुनीब अमीन भट्ट, ठीक है। तो मुनीब को हॉल ऑफ फेम अवार्ड मिला है, मुनीब अमीन भट्ट को, ठीक है। तो 2-4 बार ऐसे देख लो, कॉन्शियसली बोल लो, तो वहां पर आंसर टेक हो जाएगा। उसके बाद रुचिरा कंबोज, इनकी आपने बहुत सारी यूएन में देखे होंगे, जब भी यूएन असेंबलीज होती है तो इन्होंने इनकी कई सारी स्पीचेस सुनी हो शायद आपने। तो ये पहली महिला वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रही है, हाल ही में ये रिटायर हो गई, ठीक है। तो हाल ही में रिटायर हो गई, ये पहली महिला परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्नल वैभव अनिल काले, इनका क्या हुआ, ये गाजा में इनकी मृत्यु हो गई, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैभव की स्पेलिंग यही लिखी है, वी से मुझे पता है होती है, लेकिन आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो यही मिलेगी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं कि गाजा में कौन से वो भारतीय आर्मी पर्सन थे जिनकी मृत्यु हो गई, तो ये इनका नाम याद रखिएगा। देखिए, वैसे ऑबिचुरीज वाला जो ये निधन वाला सेक्शन होता है, वो मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ उसको छोड़ दो, लेकिन क्योंकि आरओ में पूछा गया है, ठीक है, आरओ में पूछा गया है, तो हम थोड़ा सा इसको देखेंगे ताकि जो इम्पोर्टेंट हो, वरना ऑबिचुरीज तो बहुत सारी दे देते हैं मैगजीन्स वाले, लेकिन हम सब नहीं देखेंगे, ठीक है, सब नहीं देखेंगे, जो लोग थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद पीटर हिग्स का हाल ही में निधन हो गया है। पीटर हिग्स कौन है, ये
हिग्स बोसोन पार्टिकल वाले, जिन्होंने गॉड पार्टिकल की खोज की थी, वो वाले हैं ये, और इनका निधन हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। देन अगले हैं पीटर हिग्स के बाद सैम नरिमन, इनका भी निधन हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत जाने माने ज्यूरिस्ट रहे हैं। अगला क्या है, साइमा वाजिद, इनको बनाया गया है WHO का साउथ ईस्ट एशिया रीजन का, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र का रीजनल डायरेक्टर बनाया गया है। ये जो साइमा वाजिद है, ये है शेख हसीना की बेटी, ठीक है। तो शेख हसीना की बेटी साइमा वाजिद, इनको बना दिया गया है साउथ ईस्ट एशिया का हेड रीजनल डायरेक्टर, और शेख हसीना को तो निकाल दिया गया। मुदव्वर राना, इनकी आपने शायरी जरूर सुनी होगी, इनका भी निधन हो गया है। ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली को बिलोंग करते थे, उर्दू के शायर थे। किसके शायर थे? उर्दू में इनकी शायरी होती थी। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है शायद, वैसे शायरी तो उर्दू में ही होती है। एनीवेज ये याद रखिएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं, कुछ और है बस। देखो सीपरी जो है 2024 में मैक्सिमम वेपन्स जो है, इसने कहां पर बताया है? इसने बताया है मैक्सिमम वेपन्स किसके पास है? ये है रशिया के पास, ठीक है। तो सीपरी रिपोर्ट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका हमें पिछले कुछ सालों में तो इससे नहीं पूछा गया है, लेकिन वैसे कई बार पूछ लेते थे, ठीक है। इसीलिए हम इसको देखेंगे, और इसमें हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत की क्या रैंकिंग, ठीक है। थोड़ा बहुत हम भारत की रैंकिंग देखें बस, ज्यादा इससे ज्यादा हमको नहीं देखना। अब ये जो सीपरी है, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है सीपरी। इसकी रिपोर्ट होती है तो सीपरी रिपोर्ट कहा जाता है, 2024 में दी गई है। और इसमें क्या कहा गया है? सबसे ज्यादा वेपन्स किसके पास है? रशिया के पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इसके आंकड़ों के हिसाब से, तो रशिया और यूएसए के पास लगभग विश्व के 90% वेपन्स हैं। ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट और स्ट्रेंज डेटा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर इंडिया की बात करें, तो ये बेसिकली 90% न्यूक्लियर वेपन्स थे, नॉट सारे वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है। और न्यूक्लियर वेपन्स में अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जनवरी 2024 के हिसाब से। बाकी इतना डिटेल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना घुसकर नहीं पूछेंगे। ये जो सीपरी इंस्टीट्यूट है, ये स्थापित हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। स्टॉकहोम नाम में भी आ रहा है इसके, तो स्टॉकहोम में ही इसको स्थापित किया गया था। स्टॉकहोम है स्वीडन में, ठीक है। उसके बाद अगला देख लेते हैं 6G। अब देखो 5G तो आ चुका है, 6G भी लॉन्च करने की होड़ लगी हुई है। तो 6G कौन लॉन्च कर रहा है सबसे पहले? जापान। कौन कर रहा है? जापान, ठीक है। देखो ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो वृद्ध जनसंख्या है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है जापान में, ठीक है। एक इकिगाई कर किताब है, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कैसे जो जापान के लोग हैं वो कितनी लंबी उम्र तक जीवित रहते हैं और खुश भी रहते हैं, ठीक है। तो लंबी उम्र, सबसे ज्यादा बूढ़े लोग जापान में हैं। तो 6G जो सबसे बड़ा हो गया है हमारा 5G के बाद, वो 6G है। और वो कौन कर रहा है? जापान लॉन्च कर रहा है। थोड़ा सा बैठाने की कोशिश करना, लिंक तो याद रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई क्या कर रहे हैं? इन्होंने मिलकर क्या किया है? स्टारगेट सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। स्टारगेट सुपर कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई। ओपन एआई के सीईओ थे सैम ऑल्टमैन, ठीक है। इनको हटा दिया गया था, फिर इनको रख भी लिया गया। तो ये वाली न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अब इतना ऑलरेडी डिले हो चुका है पेपर की, ये न्यूज भी पुरानी हो गई। पहली न्यूक्लियर बैटरी कौन सी है? बीटा वोल्ट। न्यूक्लियर बैटरी बीटा वोल्ट है, चाइना के स्टार्टअप ने इसको बनाया है। चाइना का स्टार्टअप बीटा वोल्ट बनाया है, ठीक है। ईरान के केहन 2 हट्फ-1 मेहदा, ये सारे सैटेलाइट्स है। तो अब ये सारे सैटेलाइट्स के नाम से आ जाए किस देश के, तो हमको पता होना चाहिए। केहन हट्फ मेहदा किसके हैं? ईरान के, ठीक है। तो ये सारे नाम ऐसे लग रहे हैं थोड़े से डिफरेंट हैं, तो ये नासा और जापान के तो नहीं होंगे, तो ये ईरान के हैं, ठीक है। देन अगला और आखिरी देख लेते हैं। आखिरी क्या है? मौसम विज्ञान मंत्रालय ने मेघदूत और दामिनी 2 एप्स लॉन्च किए। मेघदूत और दामिनी 2 एप्स लॉन्च किए, ठीक है। मेघदूत और दामिनी, हम एक ऐप पढ़ चुके हैं, कृष और भूमि, जो मैंने पिछली बार बताया था, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, एक तो पूछ चुकी हूँ, ये किससे संबंधित है? तो अब इसको रिवाइज नहीं करवा रही हूँ, जरा सा ही था। आई होप आप लोगों को साथ में लर्न हो गया होगा। कोई भी सजेशन है तो दे सकते हो। ज्योग्राफी अब हम करेंगे, तो बिल्कुल ज्योग्राफी का सजेशन मत देना, मुझे पता है, और मैं आप लोगों के मैसेज देखकर बहुत डर जाती हूँ कि
अभी भी मैं ज्योग्राफी नहीं करवा पाई हूँ, बट भरोसा रखना इसके बाद ज्योग्राफी ही करेंगे। एंड अच्छे से पढ़ते रहिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स में शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।